दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। चलिए आज के 178वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर और उसकी टीम आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। समर और अपने टीम मेंबर्स के साथ उस भयानक दिशा की तरफ आगे बढ़ा। एक भयानक दृश्य देखा। जमीन पर 10 से अधिक साधकों की लाशें पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थी, जिनमें अंतिम समय का खौफ जमा हुआ था। अजीब बात तो ये थी कि उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उनको देखकर मोंक ने हैरान होकर धीरे से कहा, क्या बिना चोट की मौत? समर ने अपने स्पिरिचुअल चेतना से जांच की और उनका गंभीर चेहरा देखा और उसने गंभीरता से कहा, इनकी तो आत्माएं गायब हैं। किसी ने इनके शरीर को नहीं बल्कि इनकी आत्मा को खा लिया। उसके बाद सुनकर टीम के रोंगटे खड़े हो गए। स्पिरिचुअल हमले सबसे खतरनाक होते थे क्योंकि उनसे बचाव के तरीके बहुत कम थे। समर ने तुरंत अपने टीम की व्यू रचना बदल दी और वो काले पिल्ले, आकाश भक्षी सांप और श्रुति, जिनकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रोंग थी, वो चारों दिशाओं में खड़े हो गए ताकि कमजोर साथियों की रक्षा कर सके। वो आगे बढ़े ही थे कि उन्हें दर्जनों और लाशें मिल गई। सबका वही हाल था। सबकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई थी। उनको देखते ही समर ने तभी अचानक अपना हाथ उठाकर कहा, चुप रहो, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। तभी काली घास की सरसराहट हुई। एक अदृश्य खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। हवा में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। अचानक घास से काली परछाई बिजली की गति से निकली और सीधे समर के सिर पर झपट गई। वो इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से देखना असंभव था। जैसे ही वो समर के करीब आई, उसने अपना मुंह खोला और नुकीले दांत और एक शैतानी मुस्कान दिखाई दे दी। वो समर की आत्महत्या को नोचने की तैयारी में थी, लेकिन समर पहले ही तैयार खड़ा था। उसने अपना मुंह खोला और एक अदृश्य दहाड़ छोड़ दी। समर के सिर के ऊपर एक स्पिरिचुअल शेर की आकृति आ गई। उसने उस काली छाया पर झपट्टा मारा और एक मानसिक विस्फोट हुआ और काली छाया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ पलों में वो शांत हो गई। जब उन्होंने देखा कि वो तो एक चूहा था, एक काला और भयानक चूहा। उस चूहे को देखते ही काले पिल्ले ने चिल्लाकर कहा, ओह, काला राक्षसी चूहा! इनार्क के पहले सबसे लेवल का सबसे खतरनाक जीव था। ये आत्माओं को खाते हैं। और उनकी आवाज डर से भर गई थी। वहीं उसकी आवाज सुनकर एलिस ने नाक सिकोड़कर कहा, बस एक चूहा, वो देखो समर ने इतनी आसानी से मार दिया, फिर तुम इतने क्यों डर रहे हो? उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने कहा, मूर्ख लड़के, एक चूहा डरावना नहीं। समस्या यह है कि वो कभी अकेले नहीं आते। जहां एक चूहा होता है वहां हजारों होते हैं। जैसे ही पिल्ले ने कहा, समर के मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने मरे हुए चूहे की तरफ देखा। उसके दिमाग के अंदर मौजूद रहस्यमयी चक्की का पत्थर अचानक एक्टिवेट हो गया। उसके अंदर निगलने की एक तीव्र इच्छा जाग गई। समर ने उस मरे हुए चूहे के पास जाकर उसके दिमाग में से एक काला और सफेद भंवर मोंक जैसा प्रतीक प्रकट होगा उस चूहे के ऊपर मंडराने लगे। अगले ही पल उस मरे हुए चूहे के शरीर से बची खुची भी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचकर उस भंवर में समा गई, सीधे समर के मस्तिष्क में चली गई। समर को एक झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर जो स्वर्गीय लेवल पर थी वो अचानक बढ़ गई है। सिर्फ एक चूहे को निगलने से वो अपने लेवल के टॉप पर पहुंच चुका था। समर की आंखों में चमक आ गई थी। जहां दूसरे लोग इस चूहे की मौत को देख रहे थे, समर को उनमें संसाधन और पावर दिखाई दे रही थी। ये उसके लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि दावत का बुलावा था। तभी मोंक ने उससे पूछा, बॉस आप क्यों रुक गए? इससे पहले कि समर उसकी बात का जवाब देता, चारों तरफ से ची 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 की आवाजें आने लगी। काली घास की तरफ फिर से हलचल हुई और आवाजें सुनते ही काले पिल्ले जोर से चिल्लाकर बोला, भागो, वो आ रहे हैं, वो चूहों का झुंड आ गया है। लेकिन समर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शिकारी की मुस्कान थी। समर ने शांत स्वर में कहा, ओह, भागना क्यों है? अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान हो गए। काले पिल्ले ने बुदबुदाकर कहा, अरे ये तो पागल हो गया है। मैं एक पूर्व एम्परर जानवर होकर डर रहा हूं और ये इंसान उनसे लड़ने की बात कर रहा है। परंतु शैडो ग्रुप टीम ने अपने बॉस पर विश्वास किया और वो तुरंत उसके पीछे दीवार बनकर खड़े हो गई। बाकी सभी साथी भी
पीछे झिझकते हुए आ गई। तभी घास से निकलकर 1 दर्जन काले राक्षसी चूहे सामने आई। उनकी लाल आंखें लालच से चमक रही थी। दूर खड़े अन्य साधक, जिनमें ईस्ट सी प्रिंस बांस किंग सेक्ट के लोग शामिल थे, वो ये सीन देख रहे थे। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, अरे लगता है वो पागल हो गया, वो उन चूहों से लड़ने जा रहा है, वो मर ही जाएगा। तभी बांस किंग सेक्ट के स्टूडेंट त्रिशा ने अपने सेक्ट मास्टर को समर को बचाने के लिए कहा, लेकिन उसके सेक्ट मास्टर ने अपने स्टूडेंट त्रिशा को रोक कर कहा, त्रिशा, तुम मदद के लिए नहीं जा सकती। स्पिरिचुअल हमले में बस हम कमजोर हैं, इसलिए वहां जाना मौत को दावत देना है। वहीं ईस्ट सी के प्रिंस अपने भाई से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन प्रिंस बेविवश था। वो अपनी बहन को समझाकर बोला, वहां बहुत सारे चूहे हैं बहन, हम कुछ नहीं कर सकते। सबकी नजर समर पर टिकी थी, जो उन खूंखार आत्मभक्षी राक्षसों के सामने अकेला, निडर और अड़िग खड़ा था, मानो वो किसी बड़े खेल के लिए तैयार हो रहा हो। नरक के उस अंधेरे मैदान में सन्नाटा और शोर एक साथ मौजूद थे। दूर खड़े आत्मसाधकों की नजरें समर पर टिक गई थी। उनकी आंखों में सहानुभूति कम और देखने के लिए उत्सुकता ज्यादा थी कि यह पागल युवक कितनी जल्दी राक्षसी चूहों का भोजन बनता है। ये चूहे सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि रूहों के भक्षक थे। एक ऐसा अभिशाप जो इंडिया के जंगलों में विलुप्त हो चुका था, लेकिन नर्क में आज भी जिंदा था। वहीं समर के सामने 15 विशालकाय चूहे घेरे में खड़े हो गए। सबसे आगे उनका लीडर था, जो उन चूहों से 2 गुना बड़ा था, जिसकी आंखों में भूख की चमक थी। चूहों के लीडर ने फुफकार कर कहा, मूर्ख इंसान, तुमने हमारे साथी को मारा, अब तुम्हारी आत्मा हमारी दावत बनेगी। लेकिन उसके धमकी सुनकर समर डरा नहीं। इसके विपरीत उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई भूखा अपनी पसंदीदा डिश को देख रहा हो। उसके मस्तिष्क में काले सफेद चक्की का पत्थर उत्तेजना से कांपने लगा। उसे भोजन चाहिए था, ये चूहे के भोजन से ज्यादा कुछ नहीं थे। तभी समर ने शांत लेकिन बर्फीले स्वर में कहा, तुम गंदे कीड़ों ने बहुत सारे लोगों को मारा, आज मैं तुम्हें वापस उसी नर्क में भेजूंगा जहां से तुम आए हो। समर की बात सुनकर लीडर क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे जल्दी से खत्म कर दो। उसकी बात सुनते ही 4 काले चूहे काली बिजली की तरह समर पर झपट गए। उन्होंने एक साथ जबड़े खोले और एक तीखी चीख मारी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल ध्वनि तरंग थी, जिसका उद्देश्य समर के दिमाग को नष्ट करना था। लेकिन समर पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था। जैसे ही वो हमला उसके दिमाग पर पहुंचा, उसकी स्पिरिचुअल चक्की ने उसे एक ब्लैक होल की तरह सोख लिया। तभी समर ने फुसफुसा कर कहा, ओह शेर की दहाड़, फर्स्ट लेवल आकाशीय दहाड़। समर ने अपना मुंह खोला और एक भीषण गर्जना की। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने विशाल शेर का रूप ले लिया और वो शेर हवा में दहाड़ा। उन चारों चूहों के शरीरों के आर पार हो गया। एक ही पल में उनकी आत्माएं बिखर गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। इसी के साथ समर ने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है। चक्की ने उन चूहों की एनर्जी को शुद्ध करके उसके भीतर समाहित कर लिया। इसी एनर्जी के प्रवाह के साथ उसे अचानक एक नई तकनीक का ज्ञान हुआ, पृथ्वी विदारक दहाड़। लीडर चूहा अवाक रह गया। उसने हैरान से कहा, क्या तुम्हें स्पिरिचुअल हमलों का ज्ञान है? उसका अहंकार अब डर में बदलने लगा था। उसने बाकी बचे हुए 10 चूहों को एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया और कहा, सब मिलकर हमला करो, इसे नोच डालो। 10 दिशाओं से मौत समर की तरफ दौड़ी। समर ने गहरी सांस ली और एक नई सीखी हुई तकनीक का इस्तेमाल करके चिल्लाकर कहा, शेर की दहाड़ सेकंड लेवल, पृथ्वी विदारक दहाड़। और इस बार समर के शरीर से 2 विशालकाय स्पिरिचुअल शेर आ गए। उनकी दहाड़ ने सचमुच नरक की काली जमीन को हिला दिया। ध्वनि की तरंगे इतनी पावरफुल थी, हवा में दरारें पड़ने लगी। समर की तरफ दौड़ रहे 10 चूहे तरंगों से टकराकर हवा में फट गए। उनके शरीर चीथड़े चीथड़े हो गई। उनकी रूहें समर ने खींच ली। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग समर की मौत का तमाशा देखने रुके थे, अब उनके पसीने छूट रहे थे। उन्होंने डर के मारे समर को देखकर कहा, ये आदमी इंसान नहीं, ये तो राक्षस है, राक्षस। वहीं समर के सामने अब सिर्फ लीडर चूहा बचा था। अपने पूरे झुंड को एक पल में नष्ट होता देखकर उसका साहस भी जवाब दे गया था। वो पलटा और भागने के लिए मुड़ने लगा, लेकिन तभी समर ने व्यंग करके कहा, ओह भागने की कोशिश, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारी मौत तय है। समर ने जमीन पर पैर पटका और एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वो चूहे के सामने खड़ा था। तभी चूहा गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे जाने दो, वरना तुम भी मेरे साथ मरोगे। तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। मरता क्या न करता। जैसे ही उसने अपनी मौत देखी,
चूहे ने अपनी पूरी लाइफ पावर का अंतिम विनाशकारी चीख में लगा दिया। वो खुद एक ध्वनि तरंग बनकर समर के दिमाग पर हमला करने के लिए कूद गया, लेकिन समर हिला भी नहीं। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपने मस्तिष्क के भीतर काले सफेद चक्की के पत्थर को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया। तभी एक एंशिएंट रहस्यमयी आभा समर के शरीर से फूटी। चक्की का पत्थर एक भंवर की तरह घूम गया और उसने लीडर चूहे के उस आत्मघाती हमले को पूरी तरह से आत्मा को एक ही झटके में निगल लिया। लीडर चूहे का विशाल शरीर भी जमीन पर गिर गया और उसकी आत्मा चूस ली गई और चूहों का सरदार अब मर चुका था। वहीं समर स्थिर खड़ा रहा, उसकी आंखें बंद थी। चक्की के पत्थर ने उस पावरफुल चूहे की एनर्जी को प्योर करके समर की आत्मा में उड़ेल दिया। समर को महसूस हुआ कि उसकी स्पिरिचुअल पावर की सीमाएं टूट रही है और स्वर्गीय लेवल को पार कर एम्परर लेवल की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। जब उसने आंखें खोली तो उसमें एक नई गहराई थी। आसपास खड़े हजारों साधक अब उसकी आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। समर ने अनजाने में ही अपनी धाक जमा ली थी। तभी समर ने अपने टीम से कहा, चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शैडो ग्रुप टीम, काले पिल्ले और यहाँ तक कि घमंडी आकाश बख्शी सांप भी समर को प्रशंसा और आदर से देख रहा था। वहीं ईस्ट सी प्रिंसेस उससे बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंस ने उसे रोक दिया। समर अब बहुत खतरनाक हो चुका था। उसके साथ दिखने का मतलब था दुनिया भर के दुश्मनों को न्योता देना। इसके बाद समर और उसका ग्रुप नर्क के पहले लेवल के अंतहीन अंधकार में आगे बढ़ा। जैसे वैसे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े तापमान गिरने लगा। यह साधारण ठंड नहीं थी, हड्डियों को गलाने वाली अधलोक की ठंड थी। समर, जिसके पास फायर एलिमेंट का सार था, उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपने शरीर से एक लाल फायर कवच उत्पन्न कर लिया, जिसने उसकी टीम को एक गर्म बुलबुले में सुरक्षित कर लिया। तभी लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद काले पिल्ले ने अचानक रुककर कहा, समर समर ये देखो। उन्होंने देखा कि सामने एक काली चट्टान के ऊपर एक अजीब सा फूल खिला था। उसकी 5 पंखुड़ियां थी जो गहरे काले रंग की थी। उनमें से एक डरावनी ठंडी रोशनी निकल रही थी। तभी काले पिल्ले ने हैरानी भरी आवाज में कहा, ओह नरक का फूल, ये तीसरे लेवल की चीज है, यहां कैसे आ गई? पिल्ले की आवाज में आश्चर्य था। तभी समर ने कंफ्यूजन में पूछा, ये क्या है और ये क्या कर सकता है? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, यह आत्माओं को खाता है, लेकिन अगर इसे कोई रिफाइन कर ले तो उसकी स्पिरिचुअल पावर कई गुना बढ़ सकती है। नरक की ठंड उस पर कोई असर भी नहीं करेगी। उसकी बात को सुनकर समर की आंखों में चमक आ गई। ठंड से सुरक्षा और स्पिरिचुअल पावर, यह वही था जो उसे चाहिए था। उसका चक्के का पत्थर भी उस फूल को देखकर मचलने लगा, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उस फूल के चारों तरफ दृश्य बन गया। वहां 4 युवक युवतियां खड़े थे, जिनकी आभा इतनी प्रबल थी कि हजारों साधक उनसे दूर और सहमे हुए खड़े थे। वो 4 महान एम्परर सेक्टों के वारिस थे। सबसे पहले एक सफेद कपड़ों वाली युवती रितिका, तलवार एम्परर सेक्ट की यंग मिस्ट्रेस। उसके पीठ पर बंधी तलवार से इतनी तेज एनर्जी निकल रही थी कि आसपास की हवा भी कटी हुई महसूस कर रही थी। उसके पास था यंगन, ब्लेड एम्परर का यंग मास्टर। काले कपड़ों में अपनी विशाल 2 मीटर लंबी ब्लेड के साथ ये किसी यमदूत जैसा लग रहा था। उसका पूरा अस्तित्व एक ठंडी धारदार किलिंग मशीन के जैसा था। तीसरा युवक एक फ्लेम टाइगर पर बैठा था। ये अद्वितीय था, जॉनवर एम्परर का यंग मास्टर। जिस बाघ पर वो बैठा था वो स्वयं एक किंग लेवल का राक्षस था, लेकिन अद्वितीय के नीचे वो पालतू बिल्ली की तरह शांत था। और अंत में चौथी युवती, उसे देखकर समर ठिठक गया। वो रव्या थी, ताबीज एम्परर की यंग मिस्ट्रेस। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन समर को जिस चीज ने चौंका दिया था वो उसका चेहरा था। वो हूबहू इंदौर में उसकी पुरानी परिचित इंस्पेक्टर जिया शेखावत जैसी दिख रही थी। अगर उसके शरीर से निकलने वाली वो भयानक हाफ हेवन एम्परर लेवल की पावर न होती तो समर धोखा खा जाता। नरक का वो फूल इन 4 दिग्गजों के बीच खड़ा था। चारों तरफ का माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया। हर कोई जानता था कि जो भी पहला कदम बढ़ाएगा महायुद्ध छिड़ जाएगा, और अब समर ने उस घेरे में कदम रखने का मन बना लिया था। नरक के फूल की ठंडी रोशनी चारों तरफ एक अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रही थी। समर ने उस फूल की तरफ कदम बढ़ा ही था, एक लाल साया उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। एक सर्द भरी आवाज गूंजी, रुक जाओ, अगर जिंदगी प्यारी है तो वापस लौट जाओ। यह आवाज सुनते ही समर ने नजर उठाई। उसके सामने लाल वस्त्रों में एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरे पर अहंकार था। उसकी आभा इतनी प्रबल थी कि हवा भी भारी महसूस हो रही थी। समर की अंतरात्मा ने तुरंत
खतरे की घंटी बजा दी। ये व्यक्ति उसे जान से मारने का इरादा रखता था। समर ने उससे सीधे पूछा, कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? युवक ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं शैतान एम्परर सेक्ट का यंग मास्टर हरीश हूं, और आज अगर तुम यहां से नहीं हटे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। हरीश ये नाम सुनते ही समर की बोहें तन गई। यह वही कुख्यात किलर था जिसने निर्दोष साधुओं का खून बहाया था। समर ने उसके सेक्ट के कुछ लोगों को मारा था और अब पुराना हिसाब चुकता करने का समय आ गया था। समर ने शांति बनाए रखने की कोशिश करके कहा, हरीश हट जाओ, मुझे तुमसे कोई उलझना नहीं है, मुझे बस वो फूल चाहिए। उसकी बात सुनकर हरीश जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों में सिरहन पैदा कर दे। उसने हंसकर ठंडे स्वर में कहा, उलझना, तुम तो पहले ही मुझसे उलझ चुकी हो जब तुमने मेरे आदमियों को मारा था। आज मैं तुम्हारा सिर अपने पापा के चरणों में चढ़ाऊंगा। बातचीत का समय समाप्त हो चुका था। समर समझ गया कि अब तो लड़ाई जरूरी है। समर ने अपनी सुनहरी प्रकाश तलवार निकाल कर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हरीश ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहरा कर कहा, ओह बड़ी बड़ी आते। और तभी उसने एक काला और डरावना ब्लेड निकाल लिया जिसे डेविल किंग ब्लेड कहा जाता था। जैसे उसने ब्लेड से अपनी एनर्जी डाली, उसे एक निकली काली आभा ने नरक के अंधेरे को भी गहरा कर दिया। आसपास खड़े हजारों साधक जोनार के फूल के लिए लड़ रहे थे, अब इस महायुद्ध को देखने के लिए रुक गए। यहाँ दो दिग्गजों की टक्कर थी, एक तरफ शैतान किंग का प्रिंसेस और दूसरी तरफ समर जो एक अब किंवदंती बन चुका था। भीड़ में खड़े एक लड़के ने फुसफुसा कर कहा, हरीश जीतेगा दोस्त, वो आत्म हेवन एम्परर लेवल के हाफ स्टेज का फाइटर है। लेकिन उसके पास खड़े एक दूसरे लड़के ने कहा, देखो कुछ भी हो सकता है, समर ने अभी अभी जो किया तुम उसे भूलो मत। वहीं उधर समर के टीम की मेंबर फूलपरी ने चिंतित होकर काले पिल्ले की तरफ देखकर कहा, पिल्ले तुम समर की मदद क्यों नहीं करते? आगे से काले पिल्ले ने कहा, जरूरत नहीं है, समर उसे आराम से संभाल लेगा, अगर मैं बीच में आया तो मजा खराब हो जाएगा। उसे भी समर पर पूरा भरोसा था। तभी उसी समय हरीश ने अपना पहला वार किया। उसने अपने काले ब्लेड से पूरी ताकत घुमा दी। एक विशाल काली एनर्जी की लहर जो पहाड़ों को काटने के लिए क्षमता रखती थी, समर की तरफ बढ़ गई। आगे से समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार से बचाव किया। उसने गोल्डन प्रकाश तलवार की पांचवी तकनीक का इस्तेमाल किया और उसने तुरंत एक ढाल का काम कर दिया। दोनों की एनर्जी टकराई और बिखर गई, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। हरीश जो समर से 2 स्टेज ऊपर था, वो एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने हड़बड़ा कर कहा, ये कैसे संभव है? भीड़ में भी सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने हरीश पर दांव लगाया था उनके चेहरे उतर गए। तभी समर ने उपहास करके कहा, बस इतना ही, मैं तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था तुमसे। हरीश का अहंकार भी आहत हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ खतरनाक किलिंग इंटेंट था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है समर, अब मेरी असली ताकत देखो। उसने जमीन पर 7 भारी कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसकी एनर्जी बढ़ती गई। 7वें कदम पर वो हवा में उछला और चिल्लाकर बोला, 7 चरणों में आहत चकनाचूर करने वाला ब्लेड। और उसने अपनी ब्लेड को 7 बार घुमा दिया। 7 विशाल काली परछाई बन गई जो किसी भूखे अजगर की तरह समर को निगलने के लिए झपट गई। यह एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की तकनीक थी जिसने सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। समर भी गंभीर हो गया। वो जानता था कि उसकी गोल्डन प्रकाश तलवार इस हमले को नहीं रोक पाएगी। उसे भी अब कुछ बड़ा करना होगा। तभी उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार तो वापस रख ली और अपनी नई फायर एम्परर तलवार बाहर निकाल ली। जैसे ही वो तलवार बाहर आई, नरक की ठंड एक पल में गायब हो गई। लाल लपटें और भीषण गर्मी समर के चारों तरफ नाचने लगी। ये एक एम्परर लेवल का हथियार था। समर ने अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को हवा में घुमाया और चिल्लाकर कहा, जलने के लिए तैयार हो जाओ। एक विशाल फायर वेव निकाल दी जिसने पूरे आसमान को लाल रंग में रंग दिया। वाग की लहर हरीश की 7 काली परछाइयों से टकरा गई। काली परछाइयां उस दिव्य आग के सामने टिक नहीं सकी। वे धुएं की तरह उड़ गई और आग की लपटें हरीश तक पहुंची गई। तभी हरीश खून की उल्टी करके पीछे जा गिरा। उसकी कीमती डेविल किंग ब्लेड पर एक गहरी दरार पड़ गई। वो लाल लपटों से सुलग रही थी। हरीश ने कांप कर कहा, हेवन एम्परर किंगडम लेवल का हथियार ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? समर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मौत के देवता की तरह हरीश की तरफ बढ़कर कहा,
तुम्हारे सवाल अब मायने नहीं रखते दोस्त। उसने फिर से अपनी तलवार उठाई और इस बार आग और भी प्रचंड थी। तभी आगे से हरीश ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, मैं शैतान एम्परर सेक्ट का। लेकिन समर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। समर की तलवार भी नहीं रुकी और एक लाल बिजली बोल्ट गिर गया और सब शांत हो गया। हरीश का दाहिना हाथ कटकर दूर जा गिरा। फिर एक और वार और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। शैतानी प्रिंस का अंत हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जो लोग समर का मजाक उड़ा रहे थे अब वो डर के मारे कांपने लगे थे। समर ने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं बल्कि एक पूरी शैतानी सल्तनत को चुनौती दे दी थी। लेकिन अब शैतानी एम्परर सेक्ट के स्टूडेंट ने अपने यंग मास्टर की मौत को देखी तो वो पागल हो गई। दर्जनों शिष्यों ने एक साथ समर पर हमला किया और चिल्लाकर बोला, दोस्तों इसने मास्टर को मारा, चलो इसे मार डालो। उसकी आवाज सुनते ही समर ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ओह तुम भी मरना चाहते हो क्या? तो ठीक है। और उसने अपना फायर किंगडम एक्टिवेट कर दिया। 300 मीटर के भीषण एरिया में आग फैल गई। वो स्टूडेंट्स उस आग की चपेट में आकर राख के ढेर में बदल गए। कुछ ही पल में मैदान साफ हो गया। समर ने अपनी तलवार वापस रखी और बिना पीछे देखे सीधे नरक के फूल की तरफ बढ़ गया। अब उसके रास्ते में आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शैतान एम्परर सेक्ट के यंग मास्टर हरीश की मौत ने कमजोर दिल वाले साधकों को तो भागने पर ही मजबूर कर दिया था। लेकिन हर कोई नहीं भागा। कुछ ऐसे भी थे जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। वे थे इस युग के सच्चे महाबली, 4 एम्परर सेक्टों के वारिस। तलवार एम्परर सेक्ट की रितिका, ब्लेड एम्परर सेक्ट का यंगन, जानवर एम्परर सेक्ट का अद्विक और ताबीज एम्परर सेक्ट की रव्या। ये चारों आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के 9वें लेवल पर थे और वो अपनी शक्ति के दम पर आत्म हेवन एम्परर लेवल के हाफ स्टेज के फाइटरों को टक्कर देने की क्षमता रखते थे। उनकी आंखों में समर पर कोई डर नहीं था और बल्कि वो कंपटीशन के लिए आना चाहते थे। समर ने हरीश की लाश को लांघा और सीधे उस काले चट्टान की तरफ बढ़ गया जहां नरक का फूल खिला था। रितिका यंगन अद्विक ने उसे घेर लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज आक्रामक थी, सिर्फ रव्या थोड़ी अलग थी। उसने समर को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी जटिलता तैर गई, जैसे वो किसी पुरानी याद को टटोल रही हो। समर की नजर जब वे रव्या पर पड़ी तो वो भी एक पल के लिए ठिठक गया। वो हूबहू इंस्पेक्टर जिया शेखावत जैसी दिख रही थी, वही नैन नक्श और वही आभा। लेकिन समर ने तुरंत अपना सिर झटक दिया। उसके मन में मने उसने सोचकर कहा, असंभव है, जिया एक नॉर्मल पुलिस इंस्पेक्टर है, जबकि यह महिला तो इसके अंदर तक सोए हुए ज्वालामुखी जैसी पावर रखती है। तभी रितिका ने चुप्पी तोड़कर कहा, समर रुक जाओ। उसने अपने रेशमी बालों को पीछे झपटा और समर की आंखों में आंखें डालकर आगे बोली, नरक का फूल सिर्फ एक है, क्या तुम वाकई इसके लिए हम तीनों से लड़ना चाहते हो? समर ने एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, लड़ाई? यह फूल किसी की जागीर नहीं प्रिंसेस। जो सबसे ताकतवर होगा फूल उसी का होगा। अगर तुम इसे मुझे सौंप दो तो शायद मैं तुम्हारा एहसान मान लूं। समर का यह बेपरवाह और चिढ़ाने वाला लहजा रितिका के अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। वो तलवार एम्परर सेक्ट की लाडली थी। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे और यहाँ ये आवारा साधक उसे इग्नोर कर रहा था। रितिका ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारे अहंकार का इलाज मेरे पास है। और उसने अपनी मयान से तलवार खींच दी। ये कोई साधारण हथियार नहीं था। यह बर्फ एम्परर तलवार थी, 10,000 साल पुरानी अटूट बर्फ से बनी थी, जिसे खुद तलवार एम्परर सेक्ट के मास्टर ने अपनी बेटी को सौंपा। तलवार के बाहर आते ही तापमान गिरकर 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे चला गया। हवा में बर्फ के कण जमने लगे। एक बर्फीला तूफान समर की तरफ बढ़ने लगा था। तभी काले पिल्ले ने जोर से चिल्लाकर कहा, समर सावधान, यह एक हेवन एम्परर लेवल का हथियार है। समर ने भी खतरे को भांप लिया। वो जानता था कि सिर्फ एम्परर लेवल के हथियार इस ठंड के सामने कांच की तरह टूट जाएगी, इसलिए उसको भी अपने हेवन एम्परर लेवल हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी समर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम आग और बर्फ का खेल खेलना ही चाहती हो तो ठीक है। यह कहकर उसने अपनी कलाई घुमाई और फायर एम्परर तलवार को हवा में लहरा दिया। जैसे ही लाल तलवार हवा में आई, भीषण गर्मी की लहर दौड़ गई। समर ने तलवार को नीचे से ऊपर की तरफ घुमाया और एक विशाल फायर स्तंभ, जिसका तापमान हजारों डिग्री था, गरजता हुआ आगे बढ़ा। आग और बर्फ की टक्कर हो गई। सफेद भाप और लाल लपटों ने मिलान से एक धमाका हुआ और जिसने नरक के पहले लेवल की नींव को हिला दिया। यह टक्कर इतनी भीषण थी, डायमेंशनल में दरार पड़ गई। हवा में एक काला भंवर बन गया। तभी अचानक उस काले भंवर से एक भयानक चीख गूंजी।
एक विशाल सड़ा गला भूतिया सिर उस दरार से बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें हरी थी और दांत खंजर जैसे नुकीले। ये नरक के तीसरे लेवल का राक्षस था, जो डायमेंशनल टूटने के कारण बाहर आ गया। उसने समर और रितिका की तरफ देखकर एक स्पिरिचुअल चीख मारी। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। ये एक प्योर स्पिरिचुअल हमला था। तभी काले पीले ने उनको वार्निंग देकर कहा, तलवारें वापस रखो। अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो यहाँ पूरा नर्क आ जाएगा। समर और रितिका समझदार तो थे। उन्होंने काले पिल्ले की बात को गंभीरता से लिया और अपने हेवन एम्परर तलवार के हथियारों को वापस खींच लिया। जैसे ही एनर्जी का टकराव बंद हुआ, डायमेंशनल की दरार भर गई। वो भूतिया सिर एक आखिरी गुर्राहट के साथ वापस अंधकार में विलीन हो गया। मैदान शांत हो गया, लेकिन तनाव अभी भी चरम पर था। हालांकि रितिका हाँफ रही थी, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने की अनुमति नहीं दे रहा था। इसलिए उसने समर की तरफ देखकर कहा, ठीक है समर, हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो मार्शल आर्ट पावर में मुझसे मुकाबला करो। उसकी बात सुनकर समर ने देखा वो कोई मजाक कर रही हो। उसने मजाकिया लहजे में कहा, मार्शल आर्ट पावर? और तुम? रितिका ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने बर्फ एम्परर प्रोग्रेटिव बॉडी तकनीक की प्रैक्टिस की है। हालांकि उसकी बात सुनकर भीड़ में एक खलबली मच गई। ये एक जानलेवा तकनीक थी जिसे सीखने में कई लोग अपनी जान गंवा दे। वहीं रितिका ने अपने लाइफ एलिमेंट को एक्टिवेट कर लिया। हवा में मौजूद नमी और ठंडक एक साथ आई। देखते ही देखते उसके ऊपर एक विशाल बर्फ का पहाड़ बन गया। यह पहाड़ लगभग 800 मीटर ऊंचा था। इसका वजन कम से कम 1,80,000 किलोग्राम था। रितिका ने अपना हाथ नीचे झटका और कहा, अब मरो। और विशाल पहाड़ गुरुत्वाकर्षण की गति से समर को कुचलने के लिए आगे आ गया। वहीं दर्शक भी चीख पड़े। उन्हें चिल्लाकर कहा, ओ शिट यार, समर तो आज मारा जाएगा। लेकिन समर अपनी जगह से नहीं हिला। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने धीरे से बुदबुदा कर कहा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि यह बर्फ का टुकड़ा मुझे दबा पाएगा? समर ने अपनी मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। उसकी त्वचा से एक दिव्य गोल्डन प्रकाश फूटा। उसकी मांसपेशियां पत्थरों से भी सख्त हो गई। नसों में लावा जैसा खून दौड़ने लगा। जैसे ही पहाड़ उसके सिर पर आया, समर ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और एक जोरदार आवाज आई। लेकिन समर नहीं कुचला गया। उसने उसे एक 80,000 किलोग्राम के विशाल बर्फ के पहाड़ को एक हाथ से हवा में रोक लिया। उसका शरीर 1 इंच भी नहीं झुका। वो भी एक एंशिएंट देवता की तरह खड़ा था, जिसने आकाश को अपनी हथेली पर उठा रखा हो। उसकी ताकत को देखकर रितिका की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या ये कैसे संभव है? आसपास की भीड़ स्तब्ध थी। समर ने न सिर्फ एक हेवन एम्परर लेवल के हथियार का सामना किया, बल्कि अब वो प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ में भी प्रकृति के नियमों को चैलेंज दे रहा था। वहीं समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार वापस अपनी अंगूठी में रख दी। नरक के मैदान में सन्नाटा पसर गया, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। रितिका का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो चुका था। उसका 1,80,000 किलोग्राम का बर्फ का पहाड़ समर ने महज एक खिलौने के साबित कर दिया। रितिका ने जोर से चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मेरी बेइज्जती की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसका सवर गुस्से से कांप रहा था। उसने अपने अंगूठे से एक अजीब सी वस्तु निकाली, एक छोटी सी एंशिएंट चाय की केतली। यह कोई साधारण बर्तन नहीं था। एक भयावह लाल और काले रंग की आभा छोड़ रहा था। इसे देखते ही आसपास के एक्सपीरियंस्ड साधकों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी आंखें पीली की पीली, फटी की फटी रह गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, रिफाइनरी किंग कैटल? उसने चिल्लाकर समर को वार्निंग देकर कहा, समर भागो, ये एक संत लेवल का अभिषिक्त खजाना है। ये इंसान को गलाकर खून को पानी में बदल देता है। वहीं उसकी बात सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे, ये रितिका के पास कैसे आ गया? ये तो एंशिएंट संतों का हथियार है। तभी समर भी सतर्क हो गया। एक संत के लेवल का हथियार, यह तो एम्परर और हेवन एम्परर लेवल से भी ऊपर की चीज थी। वहीं रितिका अब हंसी और उन्मादी हो चुकी थी। उसने जोर से हंसकर कहा, समर, अब तुम घुटने टेक कर भीख मांगोगे, मैं तुम्हें पिघलाकर खून की नदी बहा दूंगी। तभी समर के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उस आवाज ने समर से कहा, सावधान रहना समर, एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 9वें स्टेज का फाइटर पिछले हफ्ते भी इसमें पिघलकर मर गया था। उसकी बात सुनकर समर चौंक गया। उसने भीड़ में देखा यह आवाज ताबीज एम्परर सेक्ट की सुंदरी रव्या की थी। वो समर को चेतावनी दे रही थी, लेकिन क्यों? समर उसे जानता तक नहीं था। तभी रव्या ने नजरें चुरा ली, जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। समर ने गहरी सांस ली।
स्थिति गंभीर थी, लेकिन तभी उसके भीतर सोए हुए एंशियंट अस्तित्व ने उसे पुकार कर कहा, घबराओ मत छोटे। ये डार्क नाइट एम्परर की आवाज थी। वो टेलीपैथी से समर से बातें कर रहा था। डार्क नाइट एम्परर ने उसको समझा कर कहा, इस केतली को बाहर से हराना मुश्किल है, लेकिन हर किले का एक गुप्त द्वार होता है। तुम खुद को इसमें खींच जाने दो, अंदर से मैं तुम्हें इसकी कमजोर नस बताऊंगा। उसके बाद सुनते ही समर के होठों पर बारीक मुस्कान आ गई। खुद को उस शेर के मुंह में डालना ये जोखिम भरा था, लेकिन समर को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था। समर ने चिल्लाकर कहा, रितिका, क्या तुम्हारी ये पुरानी केतली सिर्फ चाय बनाती है या कुछ भी कर सकती है? उसका लहजा अब भी लापरवाह था। उसकी बात सुनकर रितिका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ तो। ये कहते हुए उसने केतली का ढक्कन खोला और समर का नाम पुकारा। केतली अचानक हवा में बड़ी हो गई। उसके मुंह से एक काला बवंडर निकला। उसने समर को अपनी चपेट में ले लिया। समर ने कोई विरोध नहीं किया। एक झटके में वो उस काली केतली के अंदर गायब हो गया। उसको जाते देखकर भीड़ ने चिल्लाकर कहा, वो गया, समर तो खत्म हो गया। वहीं रितिका की हंसी नरक के सन्नाटे को चीर गई। उसने जोर से हंसकर कहा, देखा देखा, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन केतली के अंदर की कहानी कुछ और ही चल रही थी। अंदर समर एक अंधेरे बंद कमरे में गिरा जो लगभग 20 वर्ग मीटर का था। यहाँ की दीवारों पर एंशिएंट ताबीज चमक रहे थे। हवा में एसिड जैसी जलन थी। समर को महसूस हुआ कि उसकी त्वचा जल रही है। उसका लाइफ एलिमेंट तेजी से खिंच रहा है। यह केतली उसे सचमुच पचाने की कोशिश कर रही थी। समर ने दांत खींचकर कहा, ओह, ये तो खतरनाक है। अगर उसका मॉडल बॉडी तकनीक स्ट्रॉन्ग न होता तो वो कब का पिघल चुका होता। तभी समर की तलवार से एक काली धुंध निकली। उसने डार्क नाइट एम्परर का रूप ले लिया। डार्क नाइट एम्परर ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम छोटे। ये केतली कभी एक दुष्ट संत की थी जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों को पिघलाता था, लेकिन अब ये टूटी हुई है। ये कहकर डार्क नाइट एम्परर ने दीवारों पर चमकते ताबीज का निरीक्षण करके कहा, देखो, यहाँ ये ताबीज कमजोर है। अगर तुम अपनी गोल्डन ज्वाला से यहाँ वार करोगे तो यह पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में चमक उठी। उसने अपनी हथेलियों में गोल्डन ज्वाला को बुलाया। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह सृष्टि की सबसे पवित्र आग थी। समर ने मन ही मन में कहा, ठीक है रितिका, चलो अब देखते हैं किसकी केतली उबलती है। बाहर रितिका अपनी जीत का जश्न मना रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि जिस शिकार को उसने उगला वो अंदर ही अंदर उसे खोखला करने जा रहा है। वही उधर अगले ही कुछ पलों में समय जैसे थम सा गया। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी बिना परवाह किए समर और उसके मास्टर ने उस घातक पिंजरे के हर कोने को छान मारा। समर की प्रतिभा बड़ी अद्भुत थी। उसने एम्परर के इशारे को इतनी तेजी से समझा कि स्वयं एंशिएंट संत भी चकित रह गई। समर ने गहरी सांस लेकर कहा, 18 दोष मिल गए हैं, अब इन्हें तोड़ते हैं। तभी डार्क नाइट एम्परर ने कहा, अपनी स्वर्गीय ज्वाला का इस्तेमाल करो, इन कमजोर कड़ियों को जला दो, ताश का महल अपने आप ढह जाएगा छोटे। इतना कहकर वो तलवार में समा गया और अब बारी समर की थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। उसके पोर पर एक छोटी सी सुनहरी लो प्रकट हो गई। ये दिखने में किसी जुगनू जैसी थी, लेकिन इसका तापमान 55,000 डिग्री से अधिक था। वो आग थी जो देवताओं को जला सकती थी। बाहर की दुनिया में नर्क में मैदान में सन्नाटा था। रितिका के हाथों में वो छोटी सी केतली शांत पड़ी थी। तभी आसपास की भीड़ में किसी ने कहा, ओ यार, सब खत्म हो गया, समर अब तक पिघल चुका होगा। वह रितिका के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने गौरव के साथ मुस्कुरा कर कहा, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। अब वो बस एक खून का धब्बा है। वहीं काले पिल्ले और शैडो ग्रुप टीम के चेहरे उतर गए, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की किरण बाकी थी। वो जानते थे कि उनका बॉस इतनी आसानी से हार तो नहीं मानता। तभी अचानक एक हल्की सी चटक की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही रितिका की मुस्कान जम गई। उसने केतली की तरफ देखा। उसके चिकनी अभेद्य सतह पर एक महीन सी दरार पड़ गई। उसको देखते ही रितिका का गला सूख गया। उसने हैरान होकर कहा, ये क्या है? तभी एक के बाद दरारें उभरने लगी। जैसे मकड़ी का जाल फैलता है वैसे वैसे केतली की सतह पर विनाश की रेखाएं खींच गई। भीड़ में कोहराम मच गया। उनमें से एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, असंभव, असंभव है, ये संत का खजाना है, इसे अंदर से कैसे कोई तोड़ सकता है? वहीं अंदर समर एक शिल्पकार की तरह काम कर रहा था। उसके गोल्डन ज्वाला ने पहले ताबीज को जलाया, फिर दूसरे तीसरे को। हर ताबीज के जलते ही केतली की संरचना कमजोर हो गई।
जब 18वां और अंतिम दोष जलकर राख हुआ तो समर ने अपनी मुट्ठी भींची ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अलविदा खूनी केतली। एक जोरदार धमाके के साथ रिफाइनिंग किंग कैटल के परखचे उड़ गई। धातु के टुकड़े छर्रे बनकर चारों दिशाओं में बिखर गए। धुएं और मलबे के बीच से एक आकृति बाहर निकली। वो समर था, सुरक्षित, जिंदा और पहले से कहीं अधिक खतरनाक। उसका शरीर गोल्डन आभा से चमक रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान। उसको देखते ही रितिका अवाक रह गई। उसने हैरान होकर कुछ कहने की कोशिश की, तुम, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी सबसे कीमती विरासत, उसके पिता का दिया हुआ सबसे पावरफुल हथियार, अब उसके पैरों के पास कचरे के ढेर की तरह पड़ा था। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा, तुमने मेरी केतली तोड़ दी। तभी समर ने कपड़े झाड़ कर कहा, ओह, वो तो वैसे भी पुरानी हो चुकी थी, मैंने बस उसे रिसाइकिल कर दिया। वहीं आसपास खड़े हजारों साधक पत्थर की मूर्तों की तरह स्तब्ध थे। जिस केतली ने संतों को पिघलाया, वो इस युवक को क्रोध तक नहीं दे पाई। समर अब उनके नजरों में सिर्फ एक प्रतिभाशाली फाइटर नहीं, बल्कि जिंदा किंवदंती बन चुका था। भीड़ में से किसी ने कांप कर कहा, वो अजय है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं रितिका का चेहरा अपमान और डर से पीला पड़ गया, जबकि काला पिल्ला खुशी से पूंछ हिला रहा था। खेल अब पूरी तरह से बदल चुका था। रिफाइनरी किंग बैटल के टुकड़े बिखरकर वहां मौजूद हजारों साधकों की अविश्वास और भय में तैर गया था। फूल परी भी खुशी से उछल पड़ी। उसने खुशी में चिल्लाकर कहा, ओ वाह, समर ने कर दिखाया। काले पिल्ले ने राहत की सांस लेकर कहा, यार ये लड़का हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वहीं दोनों के बीच समर शांत रहा, लेकिन उसकी नजरें बदल चुकी थी। केतली के भीतर बिताए उन कुछ पलों में ताबीज लिपि का गहरा ज्ञान ले लिया था। अब जब भीड़ की तरफ देखा तो उसने सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उनके शरीर पर एनर्जियां भी देखी। नशे और ताबीज दिखाई साफ साफ देने लगे थे। उनमें से हर किसी में दोष नजर आ रहे थे, चाहे वो कोई साधारण साधक हो या हाई क्लास फाइटर। समर की नई दृष्टि, दिव्य दृष्टि उनके शरीर की कमजोरियों को साफ दे सकी थी। तभी उसने रितिका की तरफ देखा। हालांकि वो बड़ी पावरफुल थी, लेकिन वह अपनी तकनीक का इस्तेमाल करती तो समर उसकी भी कमजोरी पकड़ सकता था। तभी समर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, रितिका, तुम्हारी ये केतली बड़ी कमजोर थी, तुम इसे खजाना कहती हो, ये तो मेरी उंगली के एक इशारे में टूट गई। समर का यह लापरवाह अपमानजनक लहजा रितिका के घावों पर नमक छिड़कने के जैसा था। वहीं समर का लहजा देखकर भीड़ भी सन्न रह गई। क्या ये वो पागल है? वो तलवार एम्परर सेक्ट की बेटी का मजाक उड़ा रहा है? रितिका का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक खिलौना था? आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। और यह कहकर उसने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से एक नई वस्तु निकाली। यह एक सफेद ढोल था, आकार में दो हाथियों जितना बड़ा, सफेद और चिकना। लेकिन इसके सतह पर जो ताबीज उकेरे गए थे वो रहस्यमय थे। इसे बाहर निकालने में हवा में एक अजीब सा कंपन सा फैल गया था। काला पिल्ला फिर चीख पड़ा। उसने चौंक कर कहा, ओह, संत का ढोल। समर सावधान, ये आत्माओं पर हमला करने वाला हथियार है। तब रितिका ने क्रूरता से मुस्कुराकर ढोल पर एक थाप मारी। एक धीमी लेकिन दिल को भेदने वाली आवाज गूंजी। ढोल के ऊपर एक सफेद भंवर बन गया। इसमें ब्लैक होल जैसी भयानक खिंचाव शक्ति थी। आसपास के फूल, पौधे, छोटे जानवर तुरंत सूखकर राख बन गए। उनकी सारी लाइफ एनर्जी ढोल ने खींच ली। कुछ नजदीक खड़े साधकों की त्वचा झुर्रीदार होने लगी, मानो उनकी उम्र सैकड़ों में बढ़ गई हो। समर को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके प्राणों को शरीर से बाहर नोच रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर खुद से कहा, ये मेरी आत्मा को खींच रहा है, धिक्कार है। इस औरत के पास इतने खतरनाक खजाने कहां से आए हैं? वहीं सफेद भंवर समर के सिर पर मंडराने लगा। वो उसे निगलने को तैयार था, तभी समर के मस्तिष्क के भीतर एक हलचल हुई। उसका काला सफेद चक्की का पत्थर जाग उठा। जैसे ही चक्की घूमी वो एक्साइटेड हो गई, जैसे वो किसी भूख को दावत मिल गई हो। चक्की से निकली काली और सफेद एनर्जी के एक झटके में रितिका के सफेद भंवर को जकड़ लिया। दृश्य पलट गया। जो सफेद भंवर अभी तक सबको डरा रहा था, अब वो कांपने लगा था। वो भागना चाहता था, लेकिन समर की स्पिरिचुअल चक्की ने उसे दबोच लिया था। उसको देखकर आसपास की भीड़ हैरान रह गई। उन्होंने हैरानी से चिल्लाकर कहा, अरे ये हो क्या रहा है? ये भंवर, वो ढोल भागने की कोशिश कर रहा है। वहीं समर के दिमाग में निकली सफेद बिजली ने संत के ढोल को अपनी चपेट में ले लिया। ढोल ने एक चीख जैसी आवाज निकाली, क्योंकि इसमें अपनी चेतना थी, लेकिन चक्की के पत्थर ने उसे बेरहमी से निगल लिया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। ढोल गायब था। रितिका के हाथ खाली थे। मैदान में मौत जैसा सन्नाटा था।
समर ने एक और संत लेवल खजाने को नष्ट नहीं किया बल्कि उसे खा लिया। यह सब देखकर रितिका की जड़वत खड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह संभव कैसे हो रहा है, लेकिन समर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही रितिका के सामने खड़ा हो गया। समर ने उससे ठंडे स्वर में कहा, प्रिंसेस, अब तुम्हारी बारी है। और यह कहकर उसने रितिका की तरफ एक जोरदार थप्पड़ घुमा दिया। तभी थप्पड़ की गूंज ने पूरे नरक को हिला दिया। समर का हाथ रितिका के दाहिने गाल पर पड़ा। उसके गोरे चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए। वो लड़खड़ा गई। भीड़ की सांसें थम गई। भीड़ में खड़े एक लड़के ने हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे उसने उसने तलवार एम्परर की बेटी को थप्पड़ मारा। वहीं रितिका अपनी सुध बुध खो बैठी। उसने एक घायल शेरनी की तरह चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसकी धमकी सुनकर समर ने जोर से हंसकर कहा, अभी भी घमंड? तुम्हें संतुलन की जरूरत है। यह कहकर उसने उसको एक और थप्पड़ जड़ दिया, इस बार बाएं गाल पर। अब रितिका का चेहरा दोनों तरफ से सूजकर लाल हो गया। उसकी सुंदरता और गरिमा दोनों धूल में मिल चुकी थी। अब वो एक प्रिंसेस नहीं बल्कि एक पराजित और अपमानित फाइटर लग रही थी। तभी एक दहाड़ सुनाई दी, समर, तेरी मौत निश्चित है। और ये यंगन था, ब्लेड एम्परर सेट का यंग मास्टर, रितिका का बचपन का साथी। अपने गर्लफ्रेंड का यह अपमान देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में समर पर चिल्लाकर कहा, तुमने रितिका को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तेरे टुकड़े कुत्ते को खिलाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर समर मुड़कर बोला, हाँ, क्यों क्यों तुझे भी थप्पड़ खाने हैं क्या? अगर ऐसा है तो लाइन में लग जाओ। उसकी बात सुनकर यंगन का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने हवा में हाथ लहराया और एक विशाल काला ब्लेड बाहर निकाल लिया। चिल्लाकर बोला, ब्लैक एम्परर ब्लेड। यह ब्लेड 1 मीटर लंबा था, 4 अंगुल चौड़ा। यह शुद्ध मेट्रोइड्स और ब्लैक क्रिस्टल से बना था। जैसे यह बाहर आया, आकाश में एक काली दरार पड़ गई। इसकी एनर्जी साधारण नहीं थी। यह सिर्फ पावर नहीं बल्कि ब्लेड इंटेंट की ब्लेड चलाने वाली बेस्ट समझ। उसको देखते ही समर की मुस्कान गायब हो गई। वो समझ गया कि यह लड़ाई अब मजाक नहीं रही। यंगन सिर्फ गुस्से में नहीं था बल्कि वो एक असली फाइटर था जिसके पास हेवन एम्परर लेवल का हथियार और उसे चलाने की समझ दोनों थी। यंगन ने दहाड़ कर कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ समर। उसने ब्लेड को नीचे की तरफ झटक दिया। एक काली एनर्जी की लहर जो पहाड़ों को चीरने की क्षमता रखती थी समर की तरफ बढ़ गई। तभी आगे से समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार निकाली और उसकी तलवार से लाल लपटें फूट गई और बादलों तक फैल गई। उसने भी पहले ही तलवार इंटेंट को समझ लिया था। आग और ब्लेड की टक्कर एक बार फिर नरक के डायमेंशनल को तोड़ दिया। काला भंवर बन गया और वहां से पुरानी शैतानी सिर फिर से बाहर निकल आया। उस शैतान ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों फिर से, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके मुंह खोलकर एक भीषण चीख मारी और एक ध्वनि तरंग निकली जो आत्माओं को फाड़ने के लिए बनी थी। इसके साथ ही यंगन का चेहरा पीला पड़ गया। वो फिजिकली स्ट्रांग था लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी कमजोर थी। उसने दर्द भरी आह मारी। वो घुटनों के गिर पड़ा और उसके आंख और कान नाक से खून बहने लगा। लेकिन समर के लिए कहानी अलग थी। जैसे ही शैतानी एनर्जी उसके दिमाग में घुसी, उसके काले सफेद चक्की के पत्थर ने उसे दबोच लिया। चक्की ने शैतान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक स्वादिष्ट नाश्ते की तरह उगल लिया था। शैतान ने अपनी पावर को गायब होते महसूस किया। डर के मारे कांपने लगा। उसने कांप कर कहा, ये इंसान, ये तो राक्षस है। और वो वापस भंवर में भाग गया। अब मैदान साफ था। यंगन अभी भी स्पिरिचुअल हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था। तभी समर ने मौका नहीं हुआ और बिजली की तरह आगे बढ़ा और यंगन के सामने खड़ा हो गया। वो यंगन के दाहिने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। यंगन का सिर झटक गया। अभी वो संभल ही नहीं पाया था कि समर ने दूसरा हाथ चला दिया। चटक चटक चटक। समर ने उसे थप्पड़ों की मशीन बना दिया। एक के बाद एक दाएं और बाएं गालों पर सैकड़ों थप्पड़ मार दिए। ब्लेड एम्परर सेक्ट के यंग मास्टर यंगन का सुंदर सा चेहरा सूजकर एक सुअर के सिर जैसा हो गया। उसके दांत टूटकर बिखर गए और वो खून थूकने लगा। समर ने एक थप्पड़ के साथ बार बार कहा, तुमने मुझे धमकाया था ना, ले ये तेरा इनाम है। अंत में एक जोरदार प्रहार से यंगन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर मिर्गी के मलीज की तरह कांप रहा था। वहीं आसपास भीड़ जन रह गई। समर ने सिर्फ 2 लोगों को नहीं पीटा था, उसने तलवार और एम्परर सेक्ट की सेक्टों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। तभी समर ने अपनी तलवार उठाई। यंगन का काम तमाम करने ही वाला था। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे नहीं, ये नरक का फूल यहां से गायब कैसे हो गया? उसकी बात सुनते ही सबने मुड़कर देखा और चट्टान बिल्कुल खाली थी। वहीं दूर एक रेड फ्लेम टाइगर हवा में उड़ रहा था। उस पर बैठा था अद्विक, जानवर एम्परर का बेटा।
उसके हाथ में नरक का फूल और वो पागलों की तरह हंस रहा था। उसने हंसकर कहा, लड़ते रहो बेवकूफो, असली खजाना तो मेरा है। उसका फ्लेम टाइगर कोई साधारण जानवर भी नहीं था। उसके शरीर से ईगल जैसे पंख निकल आए थे। वो बिजली की रफ्तार से उड़ रहा था। वहीं उसको देखकर समर का खून खोल उठा। उसने गुस्से में गहरी सांस ली और कहा, उसने हमें धोखा दिया। अद्विक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समर ने यंगन को छोड़ दिया और अद्विक का पीछा करने के लिए हवा में उछला। रितिका, रव्या और काला पिल्ला भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो टाइगर बड़ा तेज था। कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। समर ने दांत बीचे, उसकी रफ्तार कम थी, वो उसे नहीं पकड़ सकता था। वहीं बाकी लोग भी निराश होकर रुक गए। रितिका ने समर को एक खूनी नजर से देखा। वो वहां से चली गई। रव्या भी चली गई और जाते जाते उसने समर को अजीब जटिल नजर से देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। जब सब चले गए, समर ने काले पिल्ले की तरफ देखकर कहा, पिल्ले, अपने नाक का इस्तेमाल करो, पता लगाओ वो कहाँ गया। उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने हवा सूंघी और कुछ पलों के बाद समर ने कहा, वो नॉर्थ की तरफ नहीं बल्कि साउथ की तरफ गया है। वो हमारे पीछे ये गुफा में छिपा है, बड़ा चालाक है। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर कहा, चालाक है लेकिन हमसे ज्यादा तो नहीं। ये कहते वो गुफा की तरफ चल पड़ा। वहीं उधर गुफा में अद्विक अपनी जीत पर इतरा रहा था। वहां एक छिपी हुई गुफा में एक काला हाथ रहस्य में नरक का फूल लिए बैठा था। उसने अपने टाइगर से कहा, मैंने सबको बेवकूफ बना दिया दोस्त। समर, ऋतिक सब मेरे आगे बच्चे हैं। वो फूल को रिफाइन करने ही वाला था। उसे गुफा के अंदर से एक अजीब सी सुनाई थी। ये चलने और रेंगने की आवाज थी, लेकिन गुफा तो खाली होनी चाहिए। अद्विक सतर्क हो गया। वो सोचने लगा कि क्या इस गुफा में कोई और भी है या कुछ और है। उसे लगा कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ ली, लेकिन वो गलत था। ये तो मौत के पिंजरे में खड़ा था। अंधेरे कोने में एक सरसराहट हुई। अद्विक ने मुड़कर देखा तो वहां एक काला चूहा था। ये कोई साधारण चूहा नहीं था। इसका आकार एक बिल्ली जितना बड़ा था। इसकी आंखों में जानवरों जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि उनमें एक ठंडी क्रूरता थी। उसने अद्विक को ऐसे देखा जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। उस चूहे को देखकर अद्विक ने राहत की सांस लेकर कहा, क्या ये सिर्फ एक चूहा है? मैं तो डर ही गया था यार। लेकिन तभी चूहे ने एक तीखी सीटी बजाई। गुफा में दीवारों पर कंपन हो गया। एक के बाद एक अंधेरे कोने से लाल आंखों वाले जोड़े चमकने लगे। एक 10, 50, 100 देखते देखते पूरी गुफा काली परछाइयों से भर गई। ये काले राक्षसी चूहे नर्क के पहले लेवल के असली शासक थे। वे कभी अकेले शिकार नहीं करते थे, एक सेना की तरह चलते थे। अद्विक का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने महसूस किया कि उसने शेर की मान में नहीं, बल्कि चूहों के साम्राज्य में कदम रख दिया। यह गुफा उनका घर थी और वो एक घुसपैठिया था। वहीं उसी समय बाहर समर और काला पिल्ला गुफा के मुहाने पर पहुंचे। काले पिल्ले की नाक ने उन्हें सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। गुफा के अंदर का नजारा देखकर काले पिल्ले ने आगे लपक कर कहा, चलो समर, अद्विक फंसा हुआ है, हम मौके का फायदा उठाकर उसे फूल छीन लेंगे। लेकिन तभी समर ने तुरंत पिल्ले की गर्दन पकड़कर उसे रोककर कहा, रुको बेवकूफ। उसकी हरकत देखकर पिल्ले ने झुंझलाकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो जबकि फूल हमारे सामने हैं? उसकी बात सुनकर समर ने गुफा के अंदर हजारों लाल चमक रही उन इशारों की तरफ किया। ध्यान से देखो, अगर हम अभी अंदर गए तो हमें अद्विक और उन चूहों दोनों से लड़ना पड़ेगा और ये मूर्खता होगी। तभी कुछ सोचकर समर की आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। उसने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ओ, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, कम से कम थोड़ी देर के लिए उन चूहों को अद्विक को थकाने दो। जब वो एक दूसरे को अधमरा कर देंगे तब हम अंदर आएंगे और फायदा उठाएंगे। इसे कहते हैं बगुला भगत की चाल। काला बिल्ला उसकी बात समझ गया। उसने सहमति में सिर हिलाया और दोनों एक चट्टान के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगे। वहीं गुफा के भीतर स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। अद्विक ने चिल्लाकर कहा, फ्लेम टाइगर, यहां से निकल जाओ, ये जगह शापित है। वे भागने के लिए मुड़े ही थी, चूहों का पहला ग्रुप उन पर टूट पड़ा। उसको हमला करते देखकर अद्विक ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? और उसने अपने जानवर एम्परर फिस्ट का इस्तेमाल कर दिया। उसके पंख से निकले एनर्जी ने हवा में धमाका किया और दर्जनों चूहों को मांस के लोथड़ों में बदल दिया। लेकिन एक के मरते ही 10 बाहर आ गई। यह चूहों का हमला नहीं बल्कि काली लहरों का ज्वार था। अद्विक गुस्से से पागल हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, कीड़े मकोड़ों। उसे लगा कि वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन चूहे उसे घेरते जा रहे थे। तभी गुफा की गहराई से एक अजीब सी भारी आवाज आई। आवाज के साथ ही छोटे चूहे एक तरफ फट गए। किसी के लिए रास्ता बना दिया। यह एक लाल और काले रंग का विशाल चूहा था, जो आकार में किसी भेड़िए से कम नहीं था। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा था और उसकी आंखों में इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता, किंगों जैसे अहंकार था। यह काला राक्षसी चूहा किंग था। उस चूहे के अद्विक ने तरफ देखकर कहा,
तुच्छ मानव, मेरे घर में घुसने और मेरी प्रजा को मारने की गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारी हड्डियों का सूप पीऊंगा। उसकी आवाज सुनकर गुफा के बाहर खड़ा समर भी सिहर उठा। उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके कहा, ओह शुक्र है हम अंदर नहीं गए, ये चूहा किंग तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। वहीं अद्विक की हालात भी बड़ी खराब थी। उसने अपने फ्लेम टाइगर को ऑर्डर देकर कहा, उड़ो और मुझे जल्दी से बाहर निकालो। उसकी बात सुनकर फ्लेम टाइगर ने दहाड़ मारी। उसने अपने ईगल जैसे पंख फैला दिए और बिजली की रफ्तार से गुफा के मुहाने की तरफ उड़ा। लेकिन तभी चूहे किंग ने जोर से हंसकर कहा, भागने की कोशिश करना, ओ हिम्मत भी मत करना, चुपचाप नीचे आ जाओ। ये कहकर चूहे किंग ने अपना हाथ खोला और एक ध्वनि तरंग छोड़ दी। यह आवाज इतनी तीखी थी कि हवा भी फट गई। तभी हवा में उड़ रहे फ्लेम टाइगर को अपनी पिछली टांगों पर जोरदार प्रहार हुआ। उसकी पूंछ कटकर जमीन पर गिर पड़ी। टाइगर दर्द से चीख पड़ा, ररे की आवाज करने लगा। एक एम्परर लेवल का जानवर एक ही बार में अपाहिज हो गया और उसकी हालात देखकर, अपनी भागने की कोशिश को नाकाम होता देखकर अद्विक का दिल बैठ गया। तभी चूहे किंग ने चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है, स्पिरिचुअल हमला। और उसने अपने हजारों साथियों ने एक साथ मुंह खोलकर एक सामूहिक स्पिरिचुअल चीख गुफा में गूंजा दी। यह ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को फाड़ने वाला हथियार था। अद्विक ने अपनी आंखें मीच ली और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। अद्विक ने हैरानी से आंखें खोली और उसके हाथ में पकड़ा हुआ नरक का फूल एक अजीब काली रोशनी से चमक रहा था। उस फूल ने चूहों के सारे स्पिरिचुअल हमलों को सोख लिया। समर ने बाहर से जब ये देखा तो उसने बुदबुदा कर कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, नरक का फूल स्पिरिचुअल हमलों को सोखता है। इसका मतलब चूहों का हमला सबसे बड़ा हथियार अब बेकार है। वहीं चूहा किंग भी देखकर दंग रह गया। उसका ब्रह्मास्त्र विफल हो गया और चूहे किंग की आंखों में अब और ज्यादा गुस्सा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ओह, अगर मैं तुम्हारी आत्मा नहीं ले सकता तो मैं तुम्हारे शरीर को नोच डालूंगा। आक्रमण! अपने 10,000 सैनिकों को ऑर्डर देकर कहा, इसे अपने दांतों और पंजों से फाड़ दो। चूहे किंग ने अपनी रणनीति बदल दी। चूहों का समुद्र उमड़ पड़ा। यह अद्विक और घायल फ्लेम टाइगर पर टिड्डी ग्रुप की तरह टूट पड़े। अद्विक अपने पंच चला रहा था और हजार दर्जनों चूहों को मार रहा था, लेकिन उनकी संख्या अनंत थी। वहीं एक तरफ फ्लेम टाइगर अपनी जान बचाने के लिए आग उगल रहा था, दूसरी तरफ अद्विक अपने कवच को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुफा का हर कोना खून, चीखों और काले फर से भर गया। अद्विक के कपड़ों पर जगह जगह खरोंचे थी। फ्लेम टाइगर खून से लथपथ हो गया था। बाहर खड़े समर के चेहरे पर एक असंतुष्ट मुस्कान थी। समर ने जब मुस्कुराकर पिल्ले से कहा, बस थोड़ा और, जब ये पूरी तरह से थक जाएंगे हम गुफा में एंटर करेंगे। वहीं गुफा के भीतर नरसंहार चल रहा था। काले राक्षसी चूहे किंग की सेना ने अद्विक और उसके फ्लेम टाइगर को घेर लिया था। टाइगर ने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन चूहों की गिनती अनंत थी। वह चूंटियों की तरह आगे विशाल शरीर पर चढ़ गए थे। टाइगर की आग बह चुकी थी। वो एक ही पल में उस पावरफुल एम्परर लेवल के जानवर का अंत हो गया और उसके मांस को नोच लिया गया। इसके बाद चूहे किंग ने टाइगर के अवशेषों से चमकती हुई राक्षसी गोली खींची और उसे निगल लिया। गोली पेट में जाते ही उसकी पावर विस्फोट की तरफ बढ़ गई। उसकी आभा अब आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल को पार कर चुकी थी। तभी चूहे किंग ने अद्विक की तरफ देखकर कहा, अब तेरी बारी है इंसान। उसने अपना विशाल पंजा लहरा उठा दिया और अद्विक पर दे मारा। एक ही बार में अद्विक हवा में उड़कर गुफा की दीवार से टकरा गया। उसकी पसलियां टूट गई और खून की उल्टी करने लगा। उसके हमले को देखकर अद्विक ने मन ही मन सोचा, मुझे भागना होगा। उसने अपना रक्तसार जलाया और एक अंतिम खतरनाक उपाय जिससे उसे क्षणिक पावर मिली। वो एक लाल रोशनी बनकर गुफा के मुहाने में भागा, लेकिन बाहर एक शिकारी इंतजार कर रहा था। समर प्रवेश द्वार पर तैयार खड़ा था और उसे पता था कि अदित बाहर तो आएगा। समर ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन इससे पहले समर कुछ कहता, चूहे किंग ने पीछे से एक काली किरण छोड़ी। काली किरण ने अद्विक की पीठ को भेद दिया। वो चीखा और धड़ाम से समर के पैरों पर गिर गया। उसके हाथ से नरक का फूल भी छिटक गया। अब क्या समर नरक का फूल को ले पाएगा या फिर चूहा किंग उसे ले जाएगा? क्या होगा आगे की लड़ाई में, जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। कहानी अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा।